नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। अब ना तो वो इस जंग में जीत हासिल कर पा रहा है और ना ही इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर पा रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अब ईरान को आर्थिक मोर्चे पर घेरने का ऐलान किया है, लेकिन अमेरिका का यह दांव तो पहले ही फेल हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार ट्रंप ईरान को झुकाने में कामयाब हो पाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के नए अभियान पर आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि अमेरिका को और बड़ी हार दिलाएगा ट्रंप का नया प्लान। तो कैसे ईरान ने पहले ही फेल कर दिया ट्रंप का प्लान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल चुनाव से पहले गजा में नहीं बदलेंगे हालात। कुशनर और नेतन्याहू की वार्ता के बाद 17 मौतें। लेबनान में भी इजरायली सेना ने रात भर की बमबारी। यूक्रेन पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला। कीव और आसपास के इलाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत। बच्चों का अस्पताल भी तबाह। अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया के रुख में नहीं होगा बदलाव। ट्रंप ने जताई थी किम जोंग से बातचीत की इच्छा। उन्हें बताया था अच्छा दोस्त। उत्तर कोरिया का जवाब, अमेरिका से बातचीत वक्त की बर्बादी। और चलते चलते में देखेंगे उस शहर की कहानी जहां गलती से गिर गया था परमाणु से भी खतरनाक बम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज का नया रिकॉर्ड। पहली बार $40 ट्रिलियन के पार। हर 5 महीने में बढ़ रहा 1 ट्रिलियन, सामने आए आंकड़े। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव। 349 सांसदों के वोट से होगा फैसला। लाइव प्रसारित होगी वोटों की काउंटिंग। रूलिंग पार्टी बीएनपी के उम्मीदवार आलमगीर की जीत तय। 6 साल बाद ब्रिटेन लौटेंगे प्रिंस हैरी और मेगन। बच्चों का ब्रिटिश स्कूल में दाखिला। शाही परिवार के कामकाजी सदस्यों के रूप में दोबारा नहीं संभालेंगे अपनी जिम्मेदारियां। पाकिस्तानी सेना की गोली का अब गोली से जवाब। पीओके नेता सरदार अमान कश्मीरी का ऐलान। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ 70 दिनों से चल रहा क्षेत्र में प्रदर्शन। तो जंग के मैदान में जब ईरान को हराने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि ईरान ने ही अमेरिका को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए नया रास्ता खोज निकाला है। उन्होंने ईरान के साथ अब आर्थिक जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक के सबसे जबरदस्त आर्थिक अभियान की घोषणा कर रहा हूं। यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की मदद देने की इजाजत देगा, उसे खुद भी बहुत गंभीर आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां ट्रंप ने ना सिर्फ ईरान को टारगेट किया है, बल्कि उसकी मदद के इच्छुक सभी देशों और संस्थाओं को भी धमकाया है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से ईरान की मदद करने की कोशिश की तो अमेरिका उन पर भी कहर बनकर टूटेगा। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह दांव सफल हो पाएगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब ईरान को आर्थिक तौर पर निशाना बनाने का ऐलान किया गया हो। इससे पहले भी ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। 1970 के दशक के आखिर से ही उसे आर्थिक मोर्चे पर तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसके तेल निर्यात, बैंकिंग नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लक्षित करते हुए उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन तब भी ईरान ने हार नहीं मानी थी। उसने खुद को मजबूत बनाने का काम किया और आखिरकार जुलाई 2015 में अमेरिका और यूरोप को उसके साथ परमाणु समझौता करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। हालांकि जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अमेरिका को इस डील से भी बाहर कर लिया, लेकिन अब वो दोबारा ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर जंग छेड़ने की बात कह रहे हैं। तो देखना यह होगा कि इस बार अमेरिका कितना सफल होता है। वैसे तो ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खुला बताते हुए उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को बेहद असरदार बताया है। ट्रंप ने कहा कि बड़ी संख्या में नावें वहां से गुजर रही हैं।
लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध जारी रहने के कारण हॉर्मुज जलमार्ग पर जहाजों का आवागमन रुका हुआ है। वहीं ईरान की तरफ से भी लगातार ही ट्रंप के इन दावों को खारिज किया जा रहा है। उसका कहना है कि हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका वहां से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी दबाव उस पर काम नहीं करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकियों को लगता है कि ईरान पर और ज्यादा दबाव डालने से उन्हें ऐसी रियायतें मिल जाएंगी जो कभी समझौते का हिस्सा ही नहीं थी। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि ट्रंप का यह नया अभियान अमेरिका को और बड़ी हार दिलाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि तथाकथित इकोनॉमिक डी डे असल में अमेरिका के अपने संकट, बेहिसाब कर्ज और तेजी से बढ़ते ब्याज के खर्च से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। नाकाम नीतियों पर और जोर देने से सिर्फ और सिर्फ हार ही मिलेगी और ईरानियों की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ेगी। अमेरिका का आर्थिक आतंकवाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के लिए खतरा है। जिस तरह अमेरिका बार बार ईरान को झुकाने के दावे कर रहा है और ईरान की शर्तें मानने में देरी कर रहा है, उसे लेकर पूर्व ईरानी राजनयिक अब्बास खमायर ने भी चेताया है कि इससे ईरान का धैर्य खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहां ईरानी ज्यादा देर तक धैर्य बनाए रखेंगे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहने या चल रहे न युद्ध न शांति के गतिरोध से बड़े टकराव हो सकते हैं। उनके बयान पश्चिम एशिया के हालात को लेकर एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखे जा रहे हैं। सबकी नजरें फिलहाल ट्रंप के अगले ऐलान पर टिकी हुई हैं कि वो ईरान के खिलाफ अपने इस आर्थिक अभियान के तहत क्या कदम उठाने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में इजरायल के तेज होते हमलों की। तो एक तरफ जहां इजरायल अमेरिका पर ईरान के साथ जंग जारी रखने का दबाव बना रहा है, वहीं गजा और लेबनान में उसके सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहे। गजा को लेकर तो इजरायल अमेरिका को भी नाराज करने के लिए तैयार है। अमेरिका की तरफ से गजा में स्थायी युद्ध विराम लागू कर उसे दोबारा बसाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद अमेरिकी दूत और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने नेतन्याहू से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन यह वार्ता भी बेनतीजा रही। बल्कि इस बैठक के बाद गजा में हुए इजरायली हमलों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन गजा सिटी के पुलिस मुख्यालय पर इजरायल के हवाई हमलों में 9 लोग मारे गए, जबकि नुसीरत के शरणार्थी शिविर में 1 आदमी मारा गया। इन हमलों में 15 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने इन हमलों में हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने की बात कही है। गजा में 19 अगस्त को हुए हमलों में 10 और उससे पहले 18 अगस्त को 7 लोगों के मारे जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अशांत फलस्तीनी क्षेत्र को लेकर इजरायल का रुख फिलहाल नहीं बदलने वाला है। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। अब इजरायली सेना ने एक ही दिन में वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों, जिनमें तुलकारेम, कलकिल्या, हेब्रोन, बेतलहम, यरूशलेम, रामल्लाह और नाबलस शामिल है, इन सभी इलाकों से 31 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, जिससे साफ है कि इजरायल दुनिया के नक्शे से फलस्तीन को ही मिटाने की कवायद में जुटा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जब तक इजरायल में आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक फलस्तीन में शांति नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव से पहले नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार के कमजोर पड़ने और गजा मसले पर नरम रुख अपनाने का संदेश जाए। और सिर्फ गजा ही नहीं बल्कि लेबनान में भी इजरायली कार्रवाई फिलहाल थमती नहीं दिख रही। इजरायली युद्धक विमानों ने रात भर दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने अली अल ताहिर पहाड़ी और नवाती अल फौका और दावहेत कफर रेमन के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित अल दबशे क्षेत्र में भारी बमबारी की है, जिससे वहां काफी तबाही मची। इजरायल की इस आक्रामक कार्रवाई ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वैश्विक स्तर पर मांग उठ रही है कि इजरायल अपनी नीतियों में बदलाव करे, युद्ध अपराध करने से बचे। लेबनान को लेकर इजरायल के साथ वार्ता ठप होने के बाद अब फ्रांस लेबनानी सेना सम्मेलन आयोजित करने पर जोर दे रहा है। वहीं ब्रिटेन ने इजरायल से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में E1 बस्ती विस्तार रोकने की मांग की है। तो अरब लीग ने इजरायल को सीधी चेतावनी दी है कि फलस्तीनी कैदियों को फांसी देना युद्ध अपराध होगा। दरअसल इजरायल ने फलस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देने के लिए एक सुविधा स्थापित करना शुरू कर दिया है। अरब लीग ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी फांसी युद्ध अपराध होगी, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही अनिवार्य है।
इस गुट ने इस कदम को फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ उल्लंघन में एक खतरनाक और अभूतपूर्व बढ़ोतरी बताया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करता है, जिसमें चौथा जेनेवा कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता शामिल है, जो दोनों ही कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में फांसी को प्रतिबंधित करते हैं और बंदियों को अमानवीय या मनमानी व्यवहार से सुरक्षा देने की जरूरत पर जोर देते हैं। लेकिन इजरायल के तेवर आक्रामक बने हुए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पश्चिम एशिया में इजरायली सेना के हमले आखिर कब थमते हैं, गजा और लेबनान में शांति कब आती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक रूप से आगे बढ़ती जा रही है। रूसी मिसाइलें यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है, जिसे रोकना यूक्रेनी सेना के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बीती रात भी रूसी सेना ने यूक्रेन में बड़ा हमला किया है, जिससे राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में काफी बर्बादी देखी गई। रूस की तरफ से रात भर किए गए मिसाइल हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कम से कम 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस DSNS ने बताया कि गुरुवार को बड़े पैमाने पर किए गए हमले में इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। बचावकर्मी अब तक एक व्यक्ति को मलबे से जिंदा निकाल चुके हैं। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को ने भी बताया कि रात के हमलों में एक बच्चों का अस्पताल भी तबाह हो गया है। अस्पताल की खिड़कियां टूट गई हैं और आसपास कई कारों में आग लग गई। इन हमलों में दक्षिण पश्चिमी कीव के सोलोमियांस्की जिले में स्थित एक औद्योगिक इलाके को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। क्षेत्रीय प्रशासन ने रात में ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन रूस की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और इसकी वजह यह है कि उसके पास मिसाइल इंटरसेप्टरों की भारी कमी हो गई है, जिसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बार-बार अमेरिका और यूरोप से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। इस बीच अमेरिका और रूस में भी टकराव की खबर सामने आई है और आखिरकार अमेरिकी विमान को पीछे हटना पड़ा। दरअसल अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जो अंटार्कटिका जा रहा था, उसे रूसी चेतावनी के बाद न्यूजीलैंड से वापस लौटना पड़ा है। न्यूजीलैंड की CAA के मुताबिक उसे रूस की एयर ट्रैफिक एजेंसी ने बताया था कि एक मिसाइल लॉन्च की योजना बनाई गई है और इससे अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में संभावित खतरा पैदा हो सकता है। CAA ने इसे लेकर एक डेंजर एरिया बनाया और नोटम जारी कर पायलटों को संभावित जोखिम की जानकारी दी। और जब अमेरिकी वायुसेना का विमान उस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था, तो इलाके में संभावित खतरे को देखते हुए विमान संचालकों को चेतावनी जारी की गई, जिसे देखते हुए विमान ने वापसी कर ली। नहीं तो अंटार्कटिका में अमेरिका और रूस के बीच युद्ध भी छिड़ सकता था। और अब अगली खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया से बात करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि मैं किम जोंग से मुलाकात करने वाला हूं। यहां तक कह रहे हैं कि किम जोंग मेरे सच्चे दोस्त हैं, बस तस्वीरों में थोड़े नाराज दिखते हैं। ट्रंप ने कहा कि सच्चाई यह है कि मेरी और किम जोंग उन की बहुत अच्छी पटती है और यह एक बेहतरीन बात है। हालांकि उनके पास 57 बेहद पावरफुल परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन अब वो इसके मालिक है। मैं किम को बहुत करीब से जानता हूं। जब तक अमेरिका की कमान एक समझदार राष्ट्रपति के हाथ में है, तब तक किम शांति से रहेंगे। अगर कोई बेवकूफ राष्ट्रपति आ गया तो शायद वे इतने ठीक ना रहे। ट्रंप किम जोंग की तारीफ कर रहे हैं, यहां तक कि अपने दोस्त दक्षिण कोरिया को भी उन्होंने इसके लिए नाराज कर दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना के बीच चलने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास जो 11 दिन चलना था, उसे 6 दिन पहले ही खत्म कर दिया। ट्रंप उत्तर कोरिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उत्तर कोरिया ने ट्रंप की बेइज्जती कर दी। किम जोंग ने ट्रंप की इस कोशिश को जरा भी भाव नहीं दिया और उल्टा एक बयान जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका की इस पहल को सीधे तौर पर टाइम वेस्ट करार दिया है। वहीं ट्रंप अभी भी किम जोंग को दोस्त बता रहे हैं। अमेरिका पर सबसे तीखा हमला किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने किया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि ट्रंप का फैसला पूरी तरह से बकवास करने जैसा है। उनके बयान पर कोई टिप्पणी करना वक्त की सरासर बर्बादी है। हमारी इसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। भले ही आपने सैन्य अभ्यास की अवधि और आकार को छोटा कर दिया हो, लेकिन इससे इसके उकसाने वाले और आक्रामक इरादों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। अमेरिका और उत्तर कोरिया का सैन्य अभ्यास पागलपन भरा और बेहद खतरनाक है। अमेरिका और उसके इशारों पर नाचने वाले देश पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है।
तो उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की हर धमकी का करारा जवाब देगा। दरअसल किम जोंग को भी एहसास है कि अमेरिका उस पर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि आज उसके पास 50 से ज्यादा परमाणु बम है और साथ ही रूस का भी मजबूत साथ हासिल है। ऐसे में ट्रंप चाहे जितनी भी दोस्त की रट लगा ले, किम जोंग उन अमेरिका के झांसे में आने वाले नहीं है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे उस शहर की जहां गलती से गिर गया था परमाणु बम से भी खतरनाक बम। तो आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये वो शहर हैं जो परमाणु बम से तबाह हो गए थे और जिसका असर आज भी दिखाई देता है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी आम दोपहर अचानक आपके शहर के नीले आसमान से 19 टन का एक ऐसा बम जमीन पर आ गिरे जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हो, और वो भी बिना किसी युद्ध के घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के वो बम आपकी जमीन पर आकर गिर जाए। ऐसा हुआ है अमेरिकी स्टेट न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में। 22 मई 1957 की दोपहर अमेरिकी वायुसेना का एक विशाल B-36 पीस मेकर बॉम्बर विमान टेक्सास के बर्कसडेल एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर न्यू मैक्सिको स्थित किटलैंड एयरफोर्स बेस की तरफ लैंडिंग के लिए बढ़ रहा था। विमान के बॉम्बर बे में बंद था मार्क 17 थर्मो न्यूक्लियर बम। 42,000 पाउंड यानी लगभग 19,000 किलोग्राम वजनी और 24 फीट लंबा यह हाइड्रोजन बम उस दौर में अमेरिका के शस्त्रागार में शामिल सबसे विशाल और घातक हथियार था। 10 से 15 मेगाटन की मारक क्षमता वाला यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय से लगभग 700 से 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी था। और जब यह विमान बेस से केवल 4.5 मील दूर था और 1700 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब एक क्रू मेंबर आपातकालीन लॉकिंग पिन की जांच कर रहा था और तभी अनजाने में मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया। 19 टन वजनी बम ने विमान के भारी सुरक्षा दरवाजों को तोड़ दिया और सीधे नीचे जमीन पर जा गिरा। वो तो गनीमत थी कि नीचे रेगिस्तानी इलाका था। जैसे ही इतना भारी वजन अचानक कम हुआ, B-36 विमान हवा में कई 100 फीट ऊपर उछल गया। अब जब तक क्रू मेंबर्स संभलते, नीचे रेगिस्तान में एक भयानक विस्फोट हो चुका था। जमीन से टकराते ही बम में मौजूद हाई एक्सप्लोसिव फट गए। इस धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि जमीन में 25 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस घटना को मिलिट्री दस्तावेजों में ब्रोकन एरो हादसे के नाम से जाना जाता है। यह हादसा ऐसा था कि बस एक पल में अल्बुकर्क शहर का नामो निशान हमेशा के लिए मिटने वाला था। आज ये शहर सिर्फ इतिहास में दर्ज होता, लेकिन एक करिश्मे ने इस शहर और लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।